हेलो विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम नई क्लास के में मिल रहे हैं। उसमें है वो बीएससी थर्ड ईयर है, भारत का भूगोल है, यूनिट 5 है। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र या अफवाह तंत्र की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र जो टॉपिक है इसमें से हमेशा दो क्वेश्चन बन के आते हैं। अफवाह तंत्र को परिभाषित करें, सिंधु नदी का चित्रमय विवरण दें। पहला प्रश्न तो है कि अफवाह तंत्र को परिभाषित करें, सिंधु नदी का चित्रमय विवरण दें। दूसरा प्रश्न बन के आता है, भारतीय अफवाह प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये दो प्रश्न बन के आए हैं कि भारतीय जो अफवाह प्रणाली है या अफवाह तंत्र है उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी विवेचना कीजिए। हम बात करते हैं अफवाह तंत्र को परिभाषित करें और इसका चित्रमय दें। तो पहले तो हम केवल इसी की बात करेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम उसकी जो विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे। देखो पहले इसकी परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा की बात की जाए, एक निर्धारित जलमार्ग, एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अफवाह तथा ये एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अफवाह तथा इस प्रकार कई मार्गों के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी बहुत अधिक, जैसे एक मार्ग द्वारा कहीं पानी आ रहा है, ठीक है, ये तो क्या हो गया अफवाह। अब इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे हो गए जो मार्ग और तो ये क्या हो जाएगा, ये अफवाह तंत्र हो जाएगा। यानी कई नदियों के मुख्य भाग, ये मुख्य नदी हो गई और इसके आसपास से जो चारों तरफ से नदियां हैं उन्होंने कई मार्गों से पानी लाके और कहीं जाने छोड़ा, तो ये क्या हो गया अफवाह तंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं नदियां। हमेशा भारत में कई नदियां नित्यवाही है और कई नदियां ऋतु अनुसार होती है। यानी कई तो क्या करती है, केवल वर्षा ऋतु में बहती है और सदा नित्यवाही है। जैसे हिमालय पर्वतीय नदियां हैं वो नित्यवाही है, हमेशा पानी लाती है और अपना जो क्षेत्र है उस अफवाह को नियमित बनाए रखती है। आपने परिभाषा लिखी होगी। अब बात करते हैं अफवाह तंत्र। देखो उद्गम की दृष्टि से भारतीय अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा है। भारतीय अफवाह तंत्र को दो भागों में, वैसे 3 भागों में बांटा गया है पर यहाँ पे 2 भागों का अध्ययन करेंगे। देखो पहला कौन सा है, नंबर 5 है वो है हिमालय का अफवाह तंत्र। हिमालय का या हिमालयी अफवाह तंत्र भी कह सकते हैं, हिमालयी अफवाह तंत्र। सेकंड बात की जाए वो है प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह। प्रायद्वीपीय भारत का
तो हम पहले लेते हैं हिमालय अफवाह। पहले बात करते हैं हिमालय अफवाह। हिमालय अफवाह को का अध्ययन करने के लिए हमें निम्नलिखित नदी तंत्रों को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले जो नदी तंत्र है उसकी बात की जाए, वो जो पहला नदी तंत्र है वो है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र पहला है सिंधु नदी तंत्र। अब इस सिंधु नदी की लंबाई है उसकी बात करें हम तो वो लंबाई है 3380 880 किमी। ये इसकी संपूर्ण कुल लंबाई है। तथा भारत में बात की जाए इस नदी की तो भारत में 1134 किमी इसकी जो लंबाई है वो है, किलोमीटर लंबी है, भारत में है। तथा इसका जो अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो वो अफवाह क्षेत्र भारत में 1.18 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका टोटल अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो 9.60 लाख है। तथा भारत में अफवाह क्षेत्र 1.18 लाख। ये भारत में अफवाह क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया इसकी अफवाह और लंबाई। क्योंकि ये बाद में पाकिस्तान में चली जाती है तो इसलिए इसकी लंबाई और इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट अंदर रहता है। तो कई किताब में अलग अलग भी आता है। तो इसमें जो साहित्य पब्लिकेशन है उसके ऊपर भी उसी की किताब से है ये चंद्रदूत मामोडिया। अब देखो जो सिंधु नदी है ये संसार की सर्वाधिक लंबी, जो सिंधु सभी जो बड़ी नदियां हैं उनमें से एक नदी है। जो बड़ी नदियां हैं उनमें से सिंधु नदी एक है। इस नदी तंत्र को सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है इस तंत्र की। यानी जो हिमालय अफवाह तंत्र है उसमें जो सिंधु नदी है वो इस तंत्र की सबसे सर्वाधिक लंबी नदी भी है। तथा इसकी जो सहायक नदियों की बात की जाए उनमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मानी जाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत की बात की जाए तो इसका उद्गम स्रोत की बात की जाए तो ये उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट मानसरोवर झील के निकट है। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यहां से ये नदी पहले उत्तर और फिर पश्चिम दिशा में बहती है। इसके बाद में फिर हिमालय पर्वत को काटकर दमचोक के निकट फिर क्या करती है, हिमालय श्रेणी को काटकर दमचोक के पास में ये किधर प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करके सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर में बुजी नामक स्थान पर जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसको काट के एक द्रोणी बनाती है। और द्रोणी बनाती है और ये द्रोणी 5181 मीटर गहरी है। इसका जो जोन है द्रोणी है वो इतनी मीटर गहरी है। गार्ड का निर्माण करती है। यह
है चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अटक के निकट पर्वतों को छोड़कर ये पर्वतों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होने लग जाती है। बिल्कुल अटक के स्थान पर, तो वहां से फिर मैदानी क्षेत्रों में चली जाती है। अब देखो दाईं ओर से इसमें काबुल नदी आकर मिलती है। दाईं ओर से काबुल नदी मिलती है तथा मिठान कोट से थोड़ा ऊपर इसमें पंचनद आकर मिलती है। पंचनदन यानी पंजाब, जिसको बोला जाता है कि पंजाब में 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी और चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास और झेलम, ये 5 नदियां इसमें आकर मिलती हैं दाईं ओर से, और इसको बहुत बड़ी नदी बना दिया। सिंधु कावेरी, सिंधु कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु का अफवाह क्षेत्र आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी। जो अगर देखो भारत का अगर नक्शे में बात की जाए इस नदी की, ये भारतीय उत्तरी क्षेत्र है। तो यहां से ये हो गई सिंधु नदी। ये हो गई सतलज। ब्यास, रावी, झेलम
चिनाब। जल। तो ये टोटल जो अफवाह क्षेत्र है और ये अरब सागर में इधर गिर जाता है। ठीक है, तो आपने बना लिया होगा मिसाल सिंधु और उसकी सहायक नदियां। अब हम बात करते हैं इस नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी। या आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है तो वो बना लीजिए। देखो इधर मानसरोवर से यहाँ से निकलती है, मानसरोवर क्षेत्र है, यहाँ से निकलकर ये भारत के जम्मू कश्मीर वाले जो लद्दाख श्रेणी है उसमें प्रवेश करती है और इसके बाद में ये सीधी पहले फिर ये सीधी चलती है और यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में बहने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। इसमें जो दाईं ओर से बात की जाए तो वो मिलने वाली नदियां हैं पहली झेलम, फिर चिनाब और फिर रावी और रावी के बाद में सतलज नदी में व्यास नदी मिलती है। तो ये पांचों नदियां इसमें मिलती है, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं पांचों। तो हम बात करते हैं सहायक नदियों की। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब जो प्रथम नदी है वो इसकी सहायक है, वो है झेलम। वो है झेलम नदी। यह वेलिनाग कश्मीर के दक्षिणी पश्चिम भाग से निकट शेषनाग झील से निकलती है। तो इसका कहां से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है, यानी उद्गम। उद्गम कहां से होता है इसका? शेषनाग झील से। इसका अफवाह क्षेत्र की बात की जाए, इसकी कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई है इसकी वो है 400 किमी है तथा इसका जो अफवाह क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो अफवाह क्षेत्र है 28,490 वर्ग किमी है। कुल लंबाई 400 किमी है तथा अफवाह क्षेत्र 28,400 वर्ग किमी है, यानी 1 वर्ग किमी। ये बात हो गई चारों तरफ से बराबर 1 वर्ग किमी। 0.5 इधर, 25 इधर, 25 इधर और 25, 0.25 वर्ग किमी इधर और 0.25 इधर। तो 1 वर्ग किमी हो गया। अब बात करते हैं इसके शेषनाग से झील निकलकर 212 किमी, 212 किमी यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बुल्लर झील में मिलती है। जो जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील है उसमें मिलती है। इसके बाद में इस मार्ग में यह मुख्य हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य बहती है। जो मुख्य हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणियां हैं उनके मध्य से होकर बहती है, जो श्रीनगर से नीचे इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है तथा बारामूला के आगे यह 2100 मीटर गहरी घाटी का निर्माण करके चलती है। आगे जाकर किशनगंगा नदी में मिल जाती है। यह पिंड दागना और बेहरा होती है, पूरी पीर पंजाल के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। इसे कश्मीर राज्य में आवागमन में बड़ी सहायता मिलती है, यानी इस नदी से कश्मीर राज्य में आवागमन में इसमें नाव वगैरह चलाई जाती है तथा सब्जियां और फलों की खेती की जाती है। यह चिनाब की सहायक नदी है। कौन है? झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी मानी जाती है। अब बात करते हैं दूसरी नदी है, वो है चिनाब।
चिनाब नदी की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है, पहले उद्गम से चंद्र और भागा नामक की दो सरिताओं से मिलने से, चंद्र व भागा दो सरिताओं से मिलकर बनती है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 1180 किमी, इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 1180 किमी है। भारत में इसकी लंबाई की बात की जाए तो केवल 180 किमी है, 180 किमी है। ये दो भाग, ये दोनों केलांग के निकट तड़ी में मिलती है, केलांग के निकट तड़ी नामक स्थान पर मिलती है। अब ये हिमालय की जो पूर्वज चोटियां हैं वहां से हिमालयी क्षेत्रों में मिलती है तथा इसके अपर क्षेत्र की बात की जाए तो 26,755 वर्ग किमी है, वर्ग किमी इसका अपर क्षेत्र है। किस्तावर के निकट एक बड़ा तेज मोड़ लेकर, किस्तावर के पास में ये नदी एक बहुत बड़ा मोड़ लेके और घूमती है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी को काट देती है वहां से। बिल्कुल जब मोड़ लेती है तो अपनी जैसे नदी घूमती है और दूर तक रहती है, तो यहाँ पे अपनी मोड़ से इसको काट कर एक बहुत बड़ा घाट बना देती है वहां पे ये नदी, और वहां से काट कर ये मैदानों की ओर बहती है। और इस घाटी की चौड़े होने के बाद यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इस क्षेत्र के बाद में ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद में लेते हैं रावी नदी। अब है तीसरी, वो है रावी नदी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप से नदी निकलती है। यह चिनाब की सहायक नदी है। यह अपने भारत में ऊंची श्रेणियों से होकर बहती है, यानी ऊंची श्रेणियों से ऊपर से बहती है। इस प्रकार से जो नीची श्रेणियां हैं उनके ऊपर से होती हुई बहती है। यह कंदराई बनाती हुई बहती है तथा बसोली के निकट, बसोली के निकट यह नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और इसकी लंबाई की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए तो 725 किमी इसकी लंबाई है। इसके अलावा इसका जो अफवा क्षेत्र है, अफवा क्षेत्र वो है 25,957 वर्ग किमी है। इसका अफवा जो है, इसकी कुल लंबाई की बात की जाए 725 किमी है तथा अफवा क्षेत्र की बात की जाए तो 25,957 वर्ग किमी है। अब ये जो रावी नदी है ये मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों से गुजरती है वहां पे बहुत बड़े कंदरा वगैरह क्षेत्र मिलते हैं, तो ये वहां पे जो पर्वतीय वन है वो पाए जाते हैं नदी के आसपास। अब बात करते हैं व्यास नदी। जो फोर्थ है वो है व्यास नदी। ये सतलज नदी की सहायक नदी मानी जाती है। इसको सतलज नदी की सहायक। अब ये रोहतांग दर्रे, इसका जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी है। हरिके नामक स्थान पर
सतलज नदी भी मिलती है। इन दोनों के संगम पर सतलज और व्यास नदी, सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बेराज बांध, सतलज और हरिके बेराज बांध से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरावती नहर निकाली गई है। इन दोनों के संगम से ही निकाली गई है। यह 470 किमी लंबी है। किमी लंबी ये जो नदी है इसकी लंबाई है वो 470 किमी लंबाई है तथा इसका अफवाह है 25,900 वर्ग किमी है। अब बात की जाती है तो वो है सतलज नदी। सतलज नदी की बात की जाए यह नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों पर मानसरोवर झील के निकट 5,000 मीटर की राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल में सिपकी तट नदी उत्तर पूर्व दिशा में की ओर बहती रहती है। जहां से यह दक्षिण की ओर मुड़ती है और हिमालय को से ये दक्षिण की ओर मुड़ती है और हिमालय को काटकर गहरा गड्ढा बनाती है और कहीं कहीं पर 915 मीटर तक गहरे घाट में बहती है। घाट में बहती है। इसके बाद में यह नदी सिपकी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिपकी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिपकी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसकी मुख्य नदी सिप्ती है। रोपड़ के निकट यह शिवालिक सरणी का चक्कर काटकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है वहां से तथा यहीं पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। इस पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है इसी नदी के ऊपर तथा यह जालंधर के पास में दोआब शरीर पठार से अलग करती है। पश्चिम की ओर बहने लगती है। कपूरथला से दक्षिण सिरे पर यह व्यास नदी में मिल जाती है। वहां पे कपूरथला के पास ये नदी व्यास और मिथुन कोट के निकट सिंधु में मिलती है। मिथुन कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। 11वीं शताब्दी में यह नदी सिंधु में न मिलकर बीकानेर जिले में बहने वाली खकरा तथा सरस्वती नदी उन्हीं में मिलती बताई जाती है 11वीं सदी से पूर्व। तो इसके बाद में ये अपने जो नदियां हैं हिमालय नदियां ये अपना मार्ग हमेशा परिवर्तित करती है। ये देखा गया है। तो ये मार्ग परिवर्तन करने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि ये बाद में अलग स्थान से होकर कुछ मात्रा में इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 1500 किमी लंबी है ये नदी। 1500 किमी इसकी लंबाई है। भारत में इसकी बात की जाए भारत में इस नदी की बात की जाए तो 1050 किमी इसकी लंबाई है। 1050 किमी इसकी लंबाई है। इसके अफवाह क्षेत्र की बात की जाए अफवाह क्षेत्र की बात की जाए अफवाह क्षेत्र में इस नदी का अफवाह क्षेत्र 24,087 वर्ग किमी है। 24,087 वर्ग किमी है। अब तो ये हो गई कि 5 नदियां हैं यानी सिंधु नदी का तंत्रकरण हो गया, कंप्लीट हो गया सिंधु नदी तंत्रकरण। अब बात की जाती है सिंधु
सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी हुई नदी गाड़ी परियोजनाएं हैं। ये पहला ही चल रहा है। इसमें है सिंधु तंत्र से जुड़ी नदी गाड़ी परियोजना। सिंधु तंत्र से जुड़ी नदी गाड़ी परियोजना की बात की जाए तो पहला है भाखड़ा नंगल परियोजना। पहली है भाखड़ा नंगल परियोजना। दूसरी बात की जाए तो वह है इंदिरा गांधी परियोजना। अगली है वो है पौंग परियोजना जो व्यास नदी पर है। फोर्थ नंबर है वो है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना। अगली है वो है कील परियोजना। अगली है वो है नाथपा परियोजना। नाथपा परियोजना, नाथपा झांकी परियोजना। नाथपा झांकी परियोजना। अब है सलार परियोजना। सलार परियोजना। उसके बाद है आठवीं परियोजना है बगलिहार परियोजना। फिर है दुलहस्ती परियोजना। इसके बाद में है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। फिर है 11 नंबर पूरी परियोजना। ये हो गए 11 परियोजना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम है। इसके बाद में मैं एक एक को समझाता रहूं। भाखड़ा नंगल परियोजना, इंदिरा गांधी पौंग परियोजना, चमेरा परियोजना, कील परियोजना, नाथपा झांकी परियोजना, सलार परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। अब पहले लेते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी गाड़ी परियोजना है। सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल दो जगहों पर बांध बनाया गया है। भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा, इसकी ऊंचाई 226 मीटर ऊंचा है। कहां से? नदी तल से। और समुद्र तल से बात की जाए तो ये 518 मीटर ऊपर है। 518 मीटर ऊपर है समुद्र तल से। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा पृथ्वी बांध है। भाखड़ा से जल विद्युत तथा नांगल से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। भाखड़ा में बने बांध के पीछे गोविंद सागर बांध है, यह हिमाचल में स्थित है। अब देखो, ये तो गया। दूसरा है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर भी कहा जाता है। व्यास और सतलज नदी के संगम पर बनी हुई है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यह संसार की सबसे लंबी नहर
राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई कार्य के लिए ले जाई गई है, जो जैसलमेर से आगे बाड़मेर के गढ़वाल तक जो पहुंचती है, तथा इसकी जो गौण लहरें हैं उससे जो बाड़मेर का जो जिला है वो भी लाभान्वित होता जा रहा है। इस नहर में जलापूर्ति रावी और व्यास नदियों पर बने हुए बांधों की जाती है, तथा इसमें जो ज्यादा जल बच जाता है वो सतलज नदी में छोड़ दिया जाता है। अब देखो वो है कौम परियोजना। कौम परियोजना यह व्यास नदी से निकाली गई है, यह हिमाचल प्रदेश से निकाली गई है। इसके बाद चमेरा परियोजना है, ये चमेरा रावी नदी, ये व्यास नदी पर है और ये रावी नदी में है चमेरा परियोजना, तथा इसे जल विद्युत के रूप में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो रावी परियोजना में चमेरा परियोजना है। चीन परियोजना यह है पंजाब के पठानकोट में रावी नदी के ऊपर, ये भी रावी नदी के ऊपर जो एक ऊपर बांध बनाकर फिर किया जाता है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त है परियोजना है। इसके बाद जो नाथका खावी परियोजना है, ये नदी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की गई थी। अब है बगलियारी परियोजना, इस नदी का निर्माण चिनाब नदी पर। सलार परियोजना और बगलियारी परियोजना ये दोनों चिनाब नदी पर हैं और ये दुलहस्ती परियोजना, ये तीनों चिनाब नदी के ऊपर ही इनका निर्माण किया गया है। अब है बुलबुल परियोजना है और ये झेलम नदी के ऊपर है इसका निर्माण, तथा पूरी जो परियोजना है वो है जम्मू कश्मीर राज्य में बारामूला जिले पर, ये भी झेलम नदी पर ही जो बारामूला जिला है उसके ऊपर इस पूरी परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये थी जो सिंधु नदी व उसकी जो सहायक नदियां थी और उसके ऊपर बना हुआ तंत्र था, उसका डिटेल था। इनका आप नक्शा चित्र बना के और अच्छी तरह से इनको समझा सकते हो यहाँ पे पूरी तरह से। तो हम आपको धन्यवाद आज की क्लास के लिए यहाँ पे की। तो अब ये वीडियो आप उतार ली है या उतारो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको ये चीजें याद नहीं होंगी। अतः हम आपसे यहीं पे आगे लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट।